नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानने की कोशिश की थी, जिसमें अपन ने कुछ बेसिक नियम्स के बारे में जाना था, जैसे कि स्थिर वैद्युत की क्या है और कूलाम का प्रथम नियम और कूलाम का द्वितीय नियम क्या है। उसी चीज़ को मेरे प्यारे दोस्त थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। तो दोस्तों, सभी लोग थोड़ा जल्दी से जुड़ जाइए। मैं स्टार्ट करता हूं आज का यह टॉपिक। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए कि कल अपन ने जो चीज जानी थी वो जाना था कि मेरे पास में एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। हमने देखा कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लग रहा है और Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है। तो ये ऐसा बल क्यों लग रहा है, किस कारण लग रहा है? तो इसका एक कारण है कि इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र पैदा हो रहा है जो कि इसके क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण एक बल का उद्गम होता है। अर्थात कूलाम के नियम में बल किस कारण से लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है, उस अवधारणा को समझने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को समझना जरूरी होगा। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा के बारे में हमें सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने बताया था। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो दोस्तों, हमने एक क्लास में बात की थी कि जब आवेश स्थिर होता है अर्थात जब आवेश किसी प्रकार की कोई गति नहीं करता है तो स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। ये विद्युत क्षेत्र कैसे आता है, कहां से आता है, तो इसके बारे में अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि मान लीजिए कि मेरे पास में ये कोई धनात्मक आवेश है और वो आवेश कितना है, प्लस का Q। तो दोस्त, जब ये आवेश होगा तो इस आवेश के पास में मैं कोई दूसरा आवेश लेकर के आऊंगा तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव महसूस किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये आवेश है और इसके चारों ओर ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इन्हें हम काल्पनिक बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये कोई आवेश है जिसके कारण इसके चारों ओर क्या है, काल्पनिक बल रेखाएं। अर्थात जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसे हम काल्पनिक बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं इस विद्युत क्षेत्र में निष्कोण वक्र होता है, अर्थात इन बल रेखाओं का किसी प्रकार का कोई कोण नहीं होता है। तो बात करते हैं कि जो ये आवेश है इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आया और विद्युत क्षेत्र होता है काल्पनिक बल रेखाएं। अब आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि इन काल्पनिक बल रेखाओं का क्या गुण होता है, क्या गुणधर्म होते हैं, कैसे इनका व्यवहार होता है। तो दोस्तों, अपन जानते हैं कि हमारे पास में दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है और दूसरा आवेश ऋणावेश होता है। हाँ जी, बात करते हैं कि ये मेरे पास मान लीजिए धनात्मक आवेश है। तो इस धनात्मक आवेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो लंबवत बाहर की ओर होती हैं। धनात्मक आवेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमेशा लंबवत बाहर की ओर होती हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा प्लस Q आवेश है, इसके कारण ये क्या है, मेरी क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि कौन सी ओर है, लंबवत बाहर की ओर। आपको डॉटेड लाइन और तीर के निशान से समझ में आ रहा होगा कि ये रेखाएं कौन सी ओर नजर आ रही हैं, बाहर की ओर नजर आ रही हैं। तो धनात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत बाहर की ओर, अंग्रेजी की भाषा में इसे बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। बात करते हैं कि मेरे पास में अब कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो इस ऋणात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं
वो लंबवत अंदर की ओर अर्थात रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो दोस्तों इसके कारण जो बल रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी, जिनकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। हाँ जी, ये बल रेखाएं हैं जिनकी डायरेक्शन कौन सी ओर है, अंदर की ओर। ठीक है, धनात्मक आवेश के कारण बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश के कारण अंदर की ओर। मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक और इस तरफ लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक और धनात्मक आवेश है, क्यों? तो इसके कारण भी बल रेखाएं कौन सी ओर होंगी, बाहर की ओर। यदि मैं एक यहां पर लेता हूं, कोई और आवेश जैसे कि -q आवेश लेता हूं, तो इसके कारण लंबवत कौन सी ओर होंगी, अंदर की ओर। देखिए दोस्तों, इस चारों डायग्रामों को गौर से, और यदि मैं बात करूं तो देखो ये प्लस का आवेश है जिसके कारण बाहर की ओर, ये प्लस का आवेश है इस कारण भी बाहर की ओर। यदि मैं इस एरिया में बात करूं तो देखो मेरे दोस्त, ये बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं और ये भी ऐसे आ रही है, तो ये एक दूसरे से क्या कर रही हैं, टकराने की कोशिश। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये बल रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कूलाम सर ने हमें बताया था कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कोई कूलाम सर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि उन्होंने कह दिया कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। अब देखिए, ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। हाँ जी, धनात्मक के कारण बाहर की ओर और ऋणात्मक के कारण अंदर की ओर। तो कैसा महसूस हो रहा है कि यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर जा रही है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर जा रही है। तो क्या ये खुद अपने आप में एक दूसरे के समीप आने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है? तो दोस्तों, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण बल और समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इन बल रेखाओं के आधार पर ही कूलाम सर ने हमें बताया था कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी कि धनात्मक आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। ये हमारी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो क्षेत्र रेखाएं, उनका पहला गुणधर्म है। हाँ जी, अब बात करते हैं कि जो ये हमारी बल रेखाएं हैं आपको कैसी नजर आ रही हैं, कैसी नजर आ रही हैं कि धनात्मक आवेश से क्या हो रही है, निकल रही है और ऋणात्मक आवेश पर आकर खत्म हो रही है। मतलब ये बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती है। तो क्या ये बल रेखाएं एक ही डायरेक्शन में जा रही है कि कोई लूप बना रही है? तो देखो, धनात्मक से जा रही है और ऋणात्मक में खत्म हो रही है, लेकिन क्या ऋणात्मक से वापस आ रही है क्या? तो नहीं। तो ध्यान रखना कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकली कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकली कि ये बल रेखाएं होती है बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर आकर खत्म हो जाती है। अब बात करती हैं तीसरे गुणधर्म के बारे में बल रेखाओं का। तो तीसरा गुणधर्म दोस्तों ये है कि इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है दोस्तों? एक सदिश राशि है, क्योंकि बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चार अभी तक अपन ने गुणधर्म पढ़े बल रेखाओं के। पांचवा गुणधर्म क्या है कि दोस्तों कभी भी ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक ही स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बात करते हैं इसके अंतिम गुणधर्म की बल रेखाओं की। तो मेरे प्यारे दोस्त, कि जब विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो ये बल रेखाएं पास पास होंगी, अर्थात ये बल रेखाएं क्या होंगी, सघन होंगी। और जब विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो ये बल रेखाएं दूर दूर होंगी। तो ये तो था हमारा विद्युत क्षेत्र होता क्या है और ये विद्युत बल रेखाओं के गुण। दोस्तों
जो आप अब वीडियो को देख रहे हैं तो इस समय जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इनको साथ साथ में नोट करते रखो। कमेंट पे ध्यान थोड़ा सा कम दो, सिर्फ चीजों को समझो और लिखने का ध्यान रखो, साथ में पेन कॉपी लेके चलो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि लाइव हैं लेकिन न तो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कृपया पेन कॉपी लेके बैठे और प्रत्येक चीज को नोट करने की भी कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि साहब मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करूं। तो दोस्तों हमारे पास में जो ये विद्युत क्षेत्र है इसको यदि गणितीय रूप में ज्ञात करना है तो विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में ज्ञात करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिकल्पना करते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में तीव्रता, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र और इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये मेरा आवेश है और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र में यदि मैं कोई दूसरा आवेश लेकर के आऊं, मान लीजिए कि वो आवेश क्या है, Q0 है। यदि इसमें विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश Q0 लेकर के आऊंगा तो इस बल के द्वारा, इस आवेश के द्वारा कुछ न कुछ बल महसूस किया जाएगा। तो दोस्तों इस इकाई धनावेश पर, इस पर, इस इकाई धनावेश पर जो बल काम करेगा वही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। मतलब इस धनात्मक Q0 आवेश पर इस क्षेत्र का पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात इस इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर F/Q, यहाँ पर जो E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F इस आवेश पर लगने वाला बल है और Q क्या है, ये आवेश, परीक्षण आवेश जिसपे हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप भी जानते हो कि जितना ज्यादा इस पर बल आरोपित होगा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने कल भी पढ़ा था कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो हमारा आवेश है उस आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम। तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक और होता है जिसकी चर्चा हम थोड़ी सी आगे करेंगे। इसका एक फॉर्मूला और आता है कि E बराबर होता है V/L। तो दोस्तों V है विभवांतर और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और ये है लंबाई और लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमारे पास में दो मात्रक है, एक तो है न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर। हाँ जी, तो अपन ने बात की कि E बराबर क्या आया, F/Q। देखिए इस बात को मैं यहाँ पर समझाने की यदि कोशिश करूं तो अपन ने कल क्या पढ़ा था कि दो आवेश है तो F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R²। कल वाली जो स्थिर वैद्युतिकी की जो क्लास थी अपन ने इस कूलम के बल के बारे में पढ़ा था। जिन दोस्तों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है उसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो दोस्त इस वाली क्लास को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, पहले इससे पहले वाली जो क्लास है उसको प्रॉपर तरीके से समझे फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। ये वीडियो है ये हमेशा आपको यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी। और दोस्तों आप क्या कर रहे हो कि देख ही रहे हो, इतने बच्चे लाइव होने के बाद में भी किसी बच्चा लाइक करने से बहुत कतरा रहे हो। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक करो, और जो दोस्त नए हैं तो वो इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। ठीक है दोस्तों, अभी इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है, K Q1 Q2 बटा R²। तो इस
बल का मान यदि मैं इसमें रखूंगा तो क्या आएगा दोस्तों कि E बराबर, हाँ जी, K की जगह K और Q1 की जगह मैंने बोला था कि भैया ये मेरे पास में क्या है, कोई आवेश, जिसके कारण कौन सा आवेश, दूसरा Q0, तो Q1 की जगह तो क्या आ गया Q, और Q2 की जगह कितना आ गया Q0 बटे में क्या है R²। मेरे प्यारे दोस्तों नीचे क्या दे रखा है Q0, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आएगा वो आएगा KQ बटा R²। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्यारे दोस्तों वो दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि K नियत होगा, Q का कुछ निश्चित मान होगा, तो दूरी अगर चेंज होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी परिवर्तित होगी, अर्थात E समानुपाती 1 बटा R²। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये छोटी सी शब्दावली थी जिसके बारे में हमने चर्चा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम तथा अन्य मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। और दूरी के साथ में यदि फार्मूला देखोगे तो आएगा KQ बटा R²। तो दोस्तों ये छोटी सी चर्चा तो थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। दोस्तों आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, या मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, शायद मुझे लगता है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी मात्रक से तो कभी इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल से। दोस्तों अब आगे चर्चा करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ जी, तो विद्युत फ्लक्स को अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो दोस्तों हमने देखा कि ये मेरे पास में आवेश है, इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या है, ये बल रेखाएं हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र को किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, इन काल्पनिक बल रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश, इसके चारों ओर ये काल्पनिक बल रेखाएं। तो दोस्तों इस विद्युत क्षेत्र में जो ये काल्पनिक बल रेखाओं की संख्या होती है, इन काल्पनिक बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला एक बार फिर से देखिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ये आवेश है, इस आवेश के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र को हमने काल्पनिक बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया है। तो इस आवेश के चारों ओर अर्थात इस विद्युत क्षेत्र में जितनी बल रेखाएं हैं उन बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को कहीं पर साई से और कहीं पर फाई से प्रदर्शित किया जाता है। आजकल एनसीईआरटी की बुक विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाती है, पहले मैं देखता था तो उसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो विद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी क्षेत्र में उपस्थित कुल बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स। बात करते हैं कि इस विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, इसका क्या रिश्ता होता है। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स और क्षेत्र के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है जो कि 12th फिजिक्स में भी होता है और अन्य जगह भी होता है। और वो रिलेशन दोस्तों ये है कि फाई बराबर ES cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर जो E है वो विद्युत क्षेत्र है और S है वो क्षेत्रफल सदिश है। S क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश है। यहां पर E है वो विद्युत क्षेत्र है। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो E है ये क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र जिसे अपन कहते हैं। इसका गणितीय रूप ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी चर्चा अपन ने जस्ट अभी 5 मिनट पहले की थी कि नहीं की थी। हाँ जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आया था दोस्तों अपना, तो अपना मात्रक आया था न्यूटन प्रति
कूलम। एफ अपॉन क्यू अभी आया था कि नहीं आया था, तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर इंटू मीटर करूंगा तो मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो मेरा चुंबकीय फ्लक्स है उस माफी चाहता हूं, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात करते हैं क्या इसको और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलम। हाँ जी दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, कार्य का, और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जूल कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं अपन, जूल। जिन दोस्तों को याद नहीं है तो देखो मैं याद दिला देता हूं कि W बराबर अपन पढ़ते थे F इंटू डी। इसका मतलब समझा था न्यूटन और इसका मात्रक होता है मीटर, और इसे ही हम प्यार से क्या कहते थे दोस्तों, जूल। तो न्यूटन इंटू मीटर के स्थान पर तो मैंने क्या लिख दिया है, जूल। और तो ये क्या बन जाएगा, जूल इंटू मीटर प्रति कूलम। देखो दोस्त, अपन ने ये भी पढ़ा था कि भैया जो हमारे पास में ईएमएफ होता है वो होता है W बटा क्यू। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो क्या मैं जूल प्रति कूलम को वोल्ट कह सकता हूं क्या, तो दोस्तों ये हो जाएगा वोल्ट, और आगे क्या लग रखा है, मीटर। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। तसल्ली से फिर से दोबारा देख लो कैसे आई है चीजें, कैसे नहीं आई है। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, अभी अपन ने 2 मिनट पहले पढ़ा। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो ये हो गया, और इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन इंटू मीटर किसको दर्शाता है, जूल को, तो जूल इंटू मीटर प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम किसको दर्शाता है, वोल्ट को। तो विद्युत फ्लक्स का जो फाइनल मात्रक निकल करके आया वो आया वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट इंटू मीटर, और अन्य मात्रक पूछेगा तो क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। हाँ जी, इसका एक मात्रक और होता है जिसमें अपन कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक कूलम भी होता है। तो यस, विद्युत फ्लक्स का मात्रक कूलम भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट इंटू मीटर जवाब लगाना है। किसी के दिमाग में चल रहा हो सर कूलम मात्रक कहां से लेकर के आ गई, तो देख रहे हो दोस्त कि जो ये क्षेत्र पैदा हो रहा है, ये क्षेत्र किसके कारण पैदा हो रहा है, इस आवेश के कारण। तो ये फ्लक्स लाइन किसके कारण आ रही है, इस आवेश के कारण आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए बोल सकता हूं कि जो मेरा विद्युत फ्लक्स है ये बल रेखाएं हैं, और ये बल रेखा किसके कारण आई, आवेश के कारण आई, इसलिए विद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक कूलम भी हो सकता है। तो मात्रक कौन कौन से आ गए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या वोल्ट इंटू मीटर, या अगर सिंपल भाषा में देखें तो इसका कूलम भी एक मात्रक निकल करके आता है। तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकल के आने वाला मात्रक है। तो दोस्तों ये छोटी सी चर्चा थी किसके बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल बल रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र के बीच में एक रिश्ता होता है, वो होता है ES cos फाई। ठीक है दोस्तों, आप लोग जल्दी से इन चीजों को नोट कर लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हाँ दोस्तों, अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अपन ने देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, तीव्रता क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इन चीजों को अपन ने अभी जाना। अब बात करते हैं अपन फ्लक्स घनत्व की, अर्थात विद्युत फ्लक्स घनत्व या सिंपल फ्लक्स घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों शायद आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि जब जब हम घनत्व की बात करते हैं तो किसी इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन में ही चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ जी दोस्तों,
तो बात करते हैं फ्लक्स घनत्व की। किसके बारे में बात करते हैं? फ्लक्स घनत्व या विद्युत फ्लक्स घनत्व। अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं इसे फ्लक्स डेंसिटी। हाँ जी, तो विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है? तो देखो, ये मेरे पास में कोई आवेश है, इसके कारण ये क्या है दोस्तों? ये बल रेखाएं हैं। इस आवेश के कारण ये इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों? बल रेखाएं हैं। ये हो गई मेरी बल रेखाएं हो गई दोस्तों, और ये हमारी जो बल रेखाएं हैं, इन बल रेखाओं की जो कुल संख्या है वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। और दोस्तों यदि इसके मैं लंबवत ये इकाई क्षेत्रफल लूं, तो इस इकाई क्षेत्रफल से जितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वही मेरा विद्युत फ्लक्स घनत्व कहलाता है। दोस्तों फ्लक्स घनत्व को दर्शाते हैं डी से। तो फ्लक्स घनत्व क्या हुआ? इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत फ्लक्स। हाँ जी, विद्युत फ्लक्स का सामान्य मात्रक की बात करें तो क्या होता है? कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो मेरा विद्युत फ्लक्स घनत्व है इसका मात्रक क्या आएगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि आप इसके दूसरे फार्मूले से देखेंगे तो देखो दोस्तों, अपन ने ये क्या देखा था? इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो क्या आ जाएगा इसका मात्रक? न्यूटन प्रति कूलम। आप देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में हम बात कर रहे थे कि बल रेखाएं ज्यादा होंगी तो सघन और कम होगी तो विरल। तो वहां भी बल रेखाओं की सघनता और विरलता की बात हो रही थी, और घनत्व में भी बल रेखाओं के सघनता और विरलता की बात होती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स घनत्व दोनों का मात्रक क्या होता है? एक ही होता है, और वो मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल छोटी छोटी और बारीक शब्दावली थी जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। आप लोग इसे जल्दी से नोट करें। मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। हाँ दोस्तों, और इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों में एक बार जल्दी से, सभी ग्रुपों में, ताकि जल्दी से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। दोस्तों हम आपकी इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तबीयत खराब होने के बाद में भी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को पसंद आने के बावजूद भी इसको तुम लाइक नहीं करते हो, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हो, तो ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना। यदि चीज अच्छी और पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करो। ये वीडियो आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं, कोई मुझे मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों की सारी चीजें कवर हो जाए, और यदि आप लोगों का प्यार और इज्जत मिलती रहेगी तो हम इस सीरीज को बहुत लंबा लेके जाएंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन भी करेंगे पूरे, और पूरे प्रकार की थ्योरी को भी समझाएंगे। चलो नोट करो जल्दी से आप लोग इसे। देखो दोस्तों, तो ये तो बात हो गई फ्लक्स घनत्व वाली। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, फ्लक्स घनत्व क्या है, क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शायद अपन ने छोटी से छोटी कूलम के नियम क्या है, प्रत्येक शब्दावली को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश की है कि नहीं की है? हाँ कि ना? तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, ये बहुत उपयोगी है आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी तुमने थोड़े दिन पहले देखा था कि लास्ट ईयर एक जूनियर इंस्ट्रक्टर कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर हुआ था, यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये टॉपिक बहुत छोटा मत समझो इसको, बहुत एग्जाम के लिए बोलते हैं ना कि छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है, कि यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो बच्चों को पता ही नहीं लगती है कि मात्रक आ कहाँ से रहे। अपन ने अब देखा कैसे बच्चों की तरह मात्रक निकल करके आ रहे हैं। क्या कोई मात्रक को आपको रटने की जरूरत पड़ रही है? तो शायद जवाब आएगा कि सर कोई भी मात्रक रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप के लिए ये वीडियो मैं बस सिर्फ इसी पर्पज से लेके आया था कि किसी प्रकार के मात्रक कैसे निकालें, चीजों को बिना याद रखे कैसे कम समय में अधिक चीजें गेन करें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के लिए तो शायद इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।